नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। निकाय चुनाव पर रोज हम चर्चा कर रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर बयानबाजी का दौर क्या कह रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस, वो ये कह रहे हैं कि निकाय चुनाव कराने की कोई मंशा ही नहीं थी सरकार की, ये तो बहुत दबाव में चुनाव करवा रही है। उन्होंने एक बार फिर ये कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए था। हम गाहे बगाहे सुनते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो बार बार कहते हैं कि चुनाव ईवीएम से नहीं करवाए जाने चाहिए, बैलेट पेपर से करवाने चाहिए। उदय भान तो बाकायदा डेलीगेशन लेकर राज्य चुनाव आयोग के पास भी गए थे और कहा था कि चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से होने चाहिए, लेकिन चुनाव ईवीएम से हो रहे हैं। अब जब एक हफ्ते का प्रचार है और उसके बाद वोटिंग होनी है तो चुनाव ईवीएम से होंगे ये तो तय है, लेकिन बैलेट पेपर से होने चाहिए थे। अब वो थे का दौर गुजर गया है। मोहनलाल बड़ौली अब तंज कस रहे हैं। वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर तक दे रहे हैं। कुल मिलाकर बयानबाजी का सिलसिला और इस 5, 6, 7 दिन की जो कश्मकश है उसके बीच वोटिंग होनी है। ट्रिपल इंजन का दावा या फिर कांग्रेस जोरदार तरीके से कमबैक कर सकती है, इसके बीच में ये पूरा चुनाव है। बाकी दूसरी पार्टियां क्या कुछ हासिल करेंगी वो भी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। जब 10 मेयर बनने हैं और 24 जो नगर पालिका हैं उसमें चेयरमैन बनने हैं, कुछ नगर परिषद भी हैं, तो कुल मिलाकर के चुनाव बहुत कुछ बताएगा। हालांकि नतीजे तो 12 तारीख को आएंगे, जिसका इंतजार थोड़ा लंबा है, लेकिन फिलहाल तब तक बयानबाजी जो है वो जारी है। कौन क्या कुछ कह रहा है वो सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां सभी उम्मीदवार अब प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं निकाय चुनाव को लेकर नेताओं की बयानबाजी भी जारी है। जहां एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने दावा किया है कि नगर निकायों में बीजेपी की जीत के साथ प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। पूरे हरियाणा प्रदेश में जो निकाय चुनाव है इसको लेके हरियाणा की जनता ने मन बना के डबल इंजन की सरकार जो हरियाणा प्रदेश में है और हरियाणा में 3 गुणा गति के साथ काम हो, इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार। एग्रीजोन नोमैटिक प्लांटर सरों मूंगी राई छोले कपा मक्की दी करे बजाई महंगे बीजा नु व्यर्थ होने तो बचावे। एग्रीजोन की मशीन लिया थी, बहुत बढ़िया लगी। अच्छा, सर्विस भी बहुत बढ़िया थी। ठीक है, जब मर्जी खेत में आते आप फोन करा के वहीं मिला के वही फोन जाएगा। एग्रीजोन जो भी कहना करके विखांदा है। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। तो हमने तो कहा था भाई बैलेट पे कराओ, क्यों संकोच कर रही है? जब उत्तराखंड वाले बैलेट पे करा सकते हैं तो यहाँ क्या दिक्कत थी भाई? वीवीपैट भी नहीं है, पता नहीं, मेरे को पता है वीवीपैट नहीं है तो और भी ज्यादा हुआ है। क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश जब ये लगी मशीन उस टाइम मेरे साथ वीवीपैट लगेगी, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसकी भी उल्लंघना कर रहे हैं। बहरहाल निकाय चुनाव को लेकर कई दिग्गजों के बयान और दावे जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष हर चुनाव की तरह एक बार फिर ईवीएम की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव की तरह निकाय चुनाव में भी कांग्रेस पिछड़ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी बाजी मार जाएगी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। चर्चा करेंगे कई खास मेहमानों के साथ। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अनु सूरा, इंडियन नेशनल लोकदल का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश सिहाग, कांग्रेस से हमारे साथ जैसे जुड़ेंगे, उनको चर्चा में शामिल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, ईवीएम की बजाय बैलेट से करवा देते तो बेहतर होता, मांग रखी थी, बगल में उत्तराखंड में हो गए थे, यहां पर क्या दिक्कत थी? हालांकि ये तो अब अतीत की बातें हो गई हैं, लेकिन फिर भी हुड्डा साहब बता रहे हैं कि ऐसा आप करवा सकते थे और आपने ऐसा नहीं करवाया। चौहान साहब देखिए, म्यूट है क्या आपके यहां? भाई तुरंत प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान का ऑडियो कनेक्ट कराइए, उनका ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रहा है, आवाज नहीं आ रही है। चलिए जैसी आएगी तुरंत लौटते हैं। अनुसूरा के पास एक बार चल रहे हैं, तब तक जैसी चौहान साहब की आवाज आती है। अनु, ये बताएं मुझे कि अब ये एक विषय जो था ईवीएम का या बैलेट पेपर का, वो तो पीछे छूट गया है, लेकिन एक और बात उन्होंने कही कि ये चुनाव नहीं करवाना चाहती थी सरकार, कोई मंशा नहीं थी, बहुत दबाव में आकर अब चुनाव करवा रही है। जी वरुण जी,
वरुण जी, सबसे पहले तो आपको, सभी दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को, सबको नमस्कार, राम राम। ये तो सच है कि जो निकाय चुनाव हैं बहुत बहुत देरी से हो रहे हैं और कारण सीधा था कि चुनाव जितना डिले हो रहा है, निगमों में बेहद बेहद भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है, होता आया है। और हालात बहुत खराब थे। जो शहरी क्षेत्र है हरियाणा का, कहीं भी आप चले जाइए, बहुत खराब हालात निगमों के हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव तो बहुत देरी से हो रहे हैं, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव करने की बात जो हुड्डा साहब करते हैं, यहाँ मैं जरूर ये कहूंगी कि प्रॉब्लम ईवीएम में नहीं थी, प्रॉब्लम हुड्डा साहब में ही थी। जो नतीजे विधानसभा चुनाव के आए, जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी को बढ़ावा हुड्डा साहब ने दिया, नतीजे तो ये आने ही थे। तीसरी बार भाजपा की सरकार प्रदेश में लाने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हुड्डा साहब हैं और अब वो ठीकरा ईवीएम पे फोड़ते हैं। देखिए, जनता तो जानती है कि किस तरीके से भाजपा के साथ सांठ-गांठ करके तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सत्ता कायम करने का काम हुड्डा साहब ने किया है। तो बोलने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं है, तो वो ईवीएम चिल्ला रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि ईवीएम में हम भी देखते हैं, मीडिया में कई वीडियोस आते हैं कि कुछ अनियमितताएं मिलती हैं, वीडियोस भी जारी होते हैं, लोग भी आवाज उठाते हैं, लेकिन वो केस कहीं कहीं होते हैं और वो तो कांग्रेस के राज में भी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि कांग्रेस कितनी भली रही होगी। तो हाँ, बिल्कुल, मशीनों में छेड़खानी, मशीन तो मशीन है, लेकिन हरियाणा के अंदर जो हुआ है वो मशीन के कारण नहीं हुआ। खराबी मशीन में नहीं थी, खराबी कांग्रेस में थी। गुटबाजी के कारण हरियाणा का सत्यानाश किया गया। विपक्ष की एकता कभी नहीं होने दी कांग्रेस ने, हुड्डा गुट ने। और इसी का नतीजा है कि तीसरी बार प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनी और अब ये मशीन का रोना रो रहे हैं। तो मैं यहाँ ये कहूंगी कि मशीन का रोना बंद करिए और जो प्रदेश के मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सीवरेज, हर शहर के अंदर जो हालात हैं, जमीनी हालात हैं, सड़कों के जो हालात हैं, जो निगमों में भ्रष्टाचार है, भयंकर भ्रष्टाचार है। और मैं कहूंगी नवीनीकरण या कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा, तोड़फोड़ीकरण पूरे प्रदेश में हो रहा है। फुटपाथ को तोड़ देते हैं, फिर बना देते हैं, ठेकेदारों के साथ सांठ-गांठ है, या तो जो पार्क ऑलरेडी डेवलप्ड हैं उनको तोड़-फोड़ के दोबारा से पुनर्निर्माण उनका किया जा रहा है। मतलब जहां विकास की जरूरत है वहां कुछ नहीं किया जा रहा, लेकिन जहां पैसा बनाया जा सकता है वहां पे एक्टिविटी कर रहे हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, थोड़ा देरी से जुड़े आप। ये हुड्डा साहब कह रहे हैं हम तो चाहते थे कि बैलेट से चुनाव हो, जब उत्तराखंड में हो गए तो यहाँ क्यों नहीं। लेकिन अब उससे आगे उनका ये कहना कि सरकार की मंशा नहीं थी चुनाव कराने की, मजबूरी में करा रही है। एक तो बैलेट का मुद्दा बहुत पीछे छूट गया है अब तो। अभी तो अनुसूरा भी ये कह रही थी कि भाई अब इसको छोड़ के मतलब आगे बढ़ना चाहिए, वो छूट गया है पीछे मुद्दा। अब जब ये सारी बातें हो रही हैं, आपके यहाँ अभी जो स्टार प्रचारकों की सूची आई है, अभी उस पर चर्चा शुरू हो गई है कि विनेश फोगाट का नाम आखिर उसमें क्यों नहीं है। मतलब वो सारे विषय हैं जिन पर हम बात करते रहेंगे, लेकिन अब नहीं हो रहे तो ईवीएम से नहीं हो रहे, तो अब तो मतलब बैलेट से नहीं हो रहे, अब ईवीएम से हो रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है फिर? देखिए वरुण जी, कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष है और मैं समझता हूं कि हरियाणा में अब तो ये भी स्पष्ट हो गया कि दो ही पार्टियों के बीच में, दो ही विचारधारा के बीच में लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस। अभी मैं पहले तो बैकडोर से अभय चौटाला जी हो, दुष्यंत जी तो ओपन ही थे, सरकार का हिस्सा थे। ये जो छोटी पार्टियां हैं पहले तो बैकडोर से सपोर्ट करती थी, अब तो इनके प्रवक्ता हो, कभी भी मैं जब भी डिबेट में आता हूं तो मैं देखता हूं इन लोग के प्रवक्ता खुल के बिल्कुल भाजपा की सपोर्ट में उतरते हैं और हुड्डा साहब का जो इनको फोबिया है वो इन्हें भी है। और आज भी जो मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के हो आज भी बहुत ज्यादा है। तो देखिए आप इन लोग की तो मैं समझता हूं बात करना ही बेमानी है, क्योंकि वो तो भाजपा की ही भाषा बोलेंगे।
और वो जनता ने दिन को दिखा भी दिया। जब भी जो इनका गठबंधन था सिरसा में, आपने देखा होगा, जो सिरसा के उम्मीदवार को अभय चौटाला जी भी सपोर्ट कर रहे थे, कांडा जी भी कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना विड्रॉ ही कर लिया था नॉमिनेशन। तो इस तरह की जो बातें हैं जनता समझती है। तो जो किसान मजदूर कमेरा वर्ग है, वो विचारधारा आज कांग्रेस पार्टी के साथ खुल के साथ है। और आप देखिए, एक विचारधारा पूंजीपतियों की विचारधारा है, वो उसकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। जी चौहान साहब जुड़े तो मुझे बताइए भाई जल्दी से। हाँ जी बोलिए, बात पूरी कीजिए। अब देखिए वरुण जी, आपने देखा होगा ईवीएम को लेकर हमने तो एक अपना एक पक्ष रखा था कि जब उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, वहां भी जब एक जो विपक्ष हो चाहे पक्ष की मांग पे बैलेट पेपर पे हुए तो ठीक है, चुनाव होने चाहिए थे, हमने मांग भी की थी। क्योंकि आप देखिए 2 साल से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं करवाना चाहती थी, चाहे उन्होंने पंचायत के चुनाव में भी रोड़ा अटकाया, निकाय के चुनाव में भी 2 साल डिले से, जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, 31 जनवरी की डेडलाइन निर्धारित की, उसके बाद भी क्योंकि ये इनके मंत्री सभी दिल्ली चुनाव में व्यस्त थे, जब चुनाव समाप्त हुए तब इन्होंने ईसी को बोल के चुनाव डिक्लेयर करवाए। क्योंकि देखिए, जब अब इनकी व्यवस्था, पहले 1 महीना इन्होंने दिल्ली चुनाव में लगाया, जो जनता की टैक्स की कमाई से ये इनके मंत्री या तो वो वेतन लेना बंद कर दे, सरकारी वेतन, तब भी हम मानने की भाई ठीक है। ये हर समय जो सरकारी काम छोड़ के हर समय चुनाव में रहते हैं। भाई हरियाणा के मंत्री 1 महीना दिल्ली में बैठे रहे, अब ये गली मोहल्लों में घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं इनके अंदर अब भी इतना डर क्यों है। एक मंत्रियों की गलियों में ड्यूटी लगी हुई है। अरे आप काम कीजिए, विकास के काम करिए, जनता ने आपको चुना है जिन वादों के साथ, 5-6 महीने होने को है आपने जो अब जवाब ले रहा हूं, एक और वरुण जी करिए जी जवाब लूंगा ना, फिर आता हूं आपके पास। चौहान साहब का गलियों में नेता घुमा रहे हो, बड़े बड़े कैबिनेट मंत्रियों को घुमा रहे हो भाई। मेरी आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है। वरुण भाई, कांग्रेस पार्टी की जो इनके नेताओं की राजनीतिक मनोदशा कितनी खराब है, कितने बेचारे डामाडोल हो रखे हैं, इनके बयानों से पता चल जाता है। जब चुनाव की प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, चुनाव का प्रचार तेजी पकड़ रहा है, तब इनके वरिष्ठतम हरियाणवी नेता वो ये कह रहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से क्यों नहीं हुआ, बैलेट से हो जाता तो ठीक रहता। मतलब अगर चची की मूंछ होती तो उसको चाचा कहते, उस तरह की बातें ये कर रहे हैं। अभी योगेश जी ने तो और कमाल कर दिया, ये कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, मुख्यमंत्री वो दिल्ली में क्यों करने गए, महाराष्ट्र में क्यों करने गए। अरे भाई, ये कहने से पहले अपने गिरेबान में तो झांक लो। क्या कांग्रेस पार्टी के कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री एक राज्य के कभी दूसरे राज्य में चुनाव प्रचार करने नहीं जाते? आलोचना करने से पहले एक महीना तक इस तरह नहीं रहते। बीच में नहीं बोला मैं आपके। आलोचना करने से पहले किसी भी बिंदु पर अपने गिरेबान में झांकना चाहिए या आईने में चेहरा देखना चाहिए। एक और मजेदार बात है, ये कह रहे हैं कि एक जगह चुनाव हो रहा होता है, फिर दूसरी जगह चुनाव हो रहा होता है, वहां फिर चले जाते हैं मंत्री, सरकारी जो ओहदेदार हैं, ये इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। जब हम यही तर्क देश में एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में देते हैं, तब योगेश सिहाग की रट कुछ और होती है, ये कुछ और बोलना शुरू कर देते हैं। हम जब ये कहते हैं कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए, तब हमारी भी यही दलील होती है कि भाई इकट्ठे कर लो, रोज रोज चुनाव नहीं होने चाहिए। तब ये तर्क इनको हजम नहीं होता। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी हताशा के गर्त में डूबी हुई है और उसकी हालत ये प्रमाणित हो रही है हर कदम पर, हर दिन। इनके नेता, इनके प्रत्याशी, इनके पूर्व प्रत्याशी, इनके मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़े हुए नेता 42-45 साल से जो अपने आप को कांग्रेसी मानते थे, उनकी भी कांग्रेस में आस्था नहीं रही। कांग्रेस में उनको अपना भविष्य दिखाई नहीं देता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ही कहीं कोई भविष्य नहीं है। कुल मिलाकर कांग्रेस का सफाया
इन स्थानीय निकाय के चुनावों में भी आप होता हुआ देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रदेश में लोगों की आस्था वो निरंतर बढ़ी है और हमारे विपक्षियों को भी समझना चाहिए कि अभी जनता का मन वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वही है। तो योगेश जी आप कह रहे हैं, जनता का मन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, फिर आपको अपने कैबिनेट मंत्रियों को गलियों में क्यों घुमाना पड़ रहा है भाई? अच्छा ये बताइए, क्या क्या चुनाव लड़ने का काम वो सरकारी अधिकारी करेंगे? कैबिनेट मंत्री जो बना है, मुख्यमंत्री जो बना है, मंत्री जो बना है, वो सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। प्रजातंत्र का पवित्र पर्व होता है चुनाव। चुनाव की प्रक्रिया को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। हमारे हर कार्यकर्ता को उसका नैतिक दायित्व बनता है कि वो किसी भी चुनाव में जनता के सामने जाए, जनता के श्री चरणों में बैठकर, जनता के सम्मुख बैठकर अपनी पार्टी, अपने विचार, अपनी योजना, अपने संकल्प पत्र की बात करे। अगर नहीं जाएंगे, कल्पना करते हैं, इन्हीं की बात मान लेते हैं वरुण भाई आज थोड़ी देर के लिए, अगर हमारे नेता कार्यकर्ता चुनाव के लिए, प्रचार के लिए जाना बंद कर दें तो फिर क्या कहेंगे? ये इनको फिर भी चैन नहीं पड़ेगा, फिर अरे जनता के बीच में जाने से डर लग रहा है, जा ही नहीं रहे। जनता इनको सुनने के लिए तैयार नहीं है, जनता का सामना ये नहीं कर सकते। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमारी प्रतिबद्धता जनता के बीच में रहना है। जनता के बीच में जाकर हम इस समय हरियाणा के शहरी क्षेत्रों की तस्वीर को और बेहतर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। इसमें किसी को परेशानी होती है तो हो, कांग्रेस के पास और दूसरे विपक्षी दलों के पास उम्मीदवारों की शॉर्टेज है, उम्मीद की शॉर्टेज है, विजन भी नहीं है साहब, कोई दृष्टि नहीं है। इनकी अवस्था कितनी खराब है, इसका इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? कैमी न्योल ये चुनाव हुए, जो कांग्रेस पार्टी प्रतिपक्ष का नेता नहीं चुन पाई, नियत नहीं कर पाई, क्या उसको अपने आप को प्रतिपक्षी दल कहने का हक है? योगेश चेहक भाई वो कह रहे हैं हम हर चुनाव को बहुत बहुत गंभीरता से चुनाव को लड़ते हैं हम, मतलब चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो। मुझे याद है हैदराबाद निगम का चुनाव था, वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया तो अमित शाह गए थे वहां प्रचार करने। तो बीजेपी कह रही हमारे पास जो मंत्री हम ड्यूटी लगा रहे हैं, चुनाव छोटा हो बड़ा हो, सीरियस है चुनाव को लेकर वो। बिल्कुल वरुण जी, मैं तो ये कह रहा हूं अगर ये चौकीदार का चुनाव हो उसमें भी बड़े गंभीर हो जाते हैं। और आपने देखा होगा चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था, कोई चुनाव नहीं होता, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं करके मामले को। अब रुकिए प्रोफेसर, रुकिए, मतलब मजाक उड़ाते हो प्रजातंत्र की पवित्र प्रक्रिया का। शायद मुझे लगता है ये असली प्रोफेसर है या नहीं, ये क्लैरिफाई करेंगे। एक तो नकली प्रोफेसर भी आते हैं भाई, रुकिए, व्यक्तिगत ना हो जाइए, विषय पर रहिए प्लीज, विषय पे बिल्कुल टू द पॉइंट। हर डिबेट में पागलपन खिलाना होता है, ऐसे मूर्ख को बुलाते क्यों? विषय निकाय चुनाव यहाँ से बस पागल आदमी। बिल्कुल उसी बात पे, तो इनको तो रोकिए ना सर। रोक दिया मैंने, आप विषय पे बताओ, चौकीदार का चुनाव होता है क्या? टिप्पणी नहीं, मूर्ख कहीं के। नहीं प्लीज यार कोई तरीका होता है, हर बार ये बदतमीजी करता है ये आदमी। नो पर्सनल कमेंट प्लीज, रोकिए इस व्यक्ति को, भगाइए नहीं तो डिबेट में से। ओहो, फिर सियाग साहब निकाय चुनाव पे बताइए। हालांकि मैंने सुना है ये सिरसा में थे, पढ़ाते थे, कैसे थे? स्टॉप इट। तो देखिए, रुको मूर्ख, बदतमीजी बंद करो, रुक जाइए प्लीज। ये तरीका नहीं है, सियासी अखाड़ा में ऐसे डिबेट होती भी नहीं है, प्लीज रुक जाइए। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। योगेश जी अपनी बात सीधा पॉइंट पे रखिए। निकाय चुनाव को लेकर कह रहे हैं हमारे पास टीम पूरी है और हमारी जो टीम है वो काम करती है। क्योंकि देखिए बीच में ये इनकी जो टोका टोकी करने में आ रहा है, आप विषय पर रहिए ना, कोई बीच में नहीं बोलेगा, विषय पर रहिए। मुझे रोकना पड़ता है। नहीं, विषय पे यहाँ से शुरू करो। चौकीदार का कौन सा चुनाव होता है हरियाणा में या देश में? अच्छा रुकिए वरुण जी, वो आपने रोक लगाई हुई है, नंबरदार पे रोक लगाई हुई है। कोई भी अगर मेरा कहने का भाव ये, अरे चुनाव नहीं होता नंबरदार का, चौकीदार का। कौन से प्रदेश में रहते हो? चंडीगढ़ में, उसमें भी आपने बड़ा इंटरेस्ट लिया था, हमें ध्यान है, पूरा देश समझता है। अब बात आती है वरुण जी, बिल्कुल मैं इनकी बात का
बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूं। आप जाइए वीरेंद्र चौहान चाहे किसी गली में घर में जाओ, हमें कोई बात नहीं है। जब सरकारी मंत्री सरकारी मशीनरी लेकर सरकार का वेतन, या वो जिन महीनों में प्रचार करते हैं सरकारी वेतन ना लें, कोई मुझे एक ऐसा सबूत दे दो 2 महीने से ये सरकार अच्छा, सेक्रेटरीट में नहीं बैठ रही। मुझे एक बात बताएं योगेश सेक्रेटरीट में सिहाग, जब 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, निकाय चुनाव आए, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कैबिनेट के जो मंत्री रहे थे, क्या वो प्रचार करने नहीं गए थे? इस तरह और कभी क्या नहीं उन्होंने गए। वेतन नहीं मैं लिया था? रिपोर्ट है, केवल यही तो कभी मैं नहीं कह रहा गए। हूं इस व्यक्ति को। मैं यही बात पे आ रहा हूं, मैं विद प्रूफ कह रहा हूं, कोई भी ऑथेंटिक बात मैं रख रहा हूं। कभी इस तरह से प्रचार नहीं किया। ये तो मंत्रियों की आधिकारिक ड्यूटी लगा के, तो अब मैं इनकी 2 महीने से आप ड्यूटी पे हो, ऑन ड्यूटी, और वेतन वरुण क्यों भाई, दे रहे क्या हो? मंत्री भी तो authenticity पार्टी का की बात है? कार्यकर्ता है ना भाई। तो पार्टी का काम करो। सरकारी जो आपको जिम्मेदारी मिली भूपेंद्र है, हुड्डा नहीं करे था सरकारी के? जिम्मेदारी मिली आपको, मुख्यमंत्री सरकारी भी करे फाइलें थे निपटाने की, सरकारी काम करने की, और आप वेतन गजब सरकार है। से जनता का ले रहे हो, प्रचार पार्टी का कर रहे हो दिन रात। आप 1-2 जनसभा करिए, कोई बात नहीं। आप तो महीनों दिल्ली में बैठे रहे, सारा हरियाणा भवन काम छोड़ के सरकारी मंत्री। वकील साहब, आप PIL ये लगाइए कौन सा अब। चुनाव है? ये कौन सा प्रजातंत्र है भाई? और दूसरी बात पे मैं आता हूं। अब इनके में एक रुकिए, बात रुकिए, इन्होंने कही थी, मोहनलाल बडोली जी ने, कि भाई जो हमारे चुनाव के समय बागी हुए थे उनको हम पार्टी में नहीं लेंगे, जिन्होंने हमारा मुसीबत के समय में जो साथ छोड़ के गए उनको हम शामिल नहीं करेंगे। अब इन्हें इतना क्या डर है जब आप एक तरफा ही हो? अब परसों मुख्यमंत्री आ रहे हैं, एक किसी स्थान पे जहां निगम के चुनाव हो रहे हैं, और जो इन्हीं के पार्टी के पूर्व मेयर थे और उन्होंने बागी होकर विधानसभा का चुनाव लड़ा, उनको पार्टी में शामिल करने जा रहे हैं। और अपनी बात पे तो कायम रहे कम से कम। आप कहते थे हम बागियों को नहीं लेंगे जिन्होंने हमारा मुसीबत के समय साथ छोड़ा। आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको उन्हें फिर से शामिल करना पड़ रहा है? दूसरी बात, हमारा जो निगम चुनाव में मुद्दा है, कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी ने प्रमुखता से रखा जी। फरीदाबाद में इनके पार्षद के प्रत्याशी ने ईडब्ल्यूएस कोटे से प्लाट लिए हुए हैं 8500 रुपए गज, और जिसका भाव 2 लाख रुपए गज है, और जिनकी एफिडेविट दिया कि 12 करोड़ की उनकी संपत्ति है। ऐसे इनके भाजपा के प्रत्याशी है जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला किया निगम में। आप ईडब्ल्यूएस के प्लाट खाए बैठे हो, आपसे क्या उम्मीद करें? और निगम का जो घोटाला है आपका, वो हमारा अहम मुद्दा है, भ्रष्टाचार, और जो ये निगम का घोटाला, और जो आपने फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी। ठीक है, ये आपने बता दिया कि आप इन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रहे हैं। मैं आपको शामिल करता हूं, एक बार अनु कुछ ऐड करना चाह रही है। जी अनु जी बोलिए। जी वरुण जी, मैंने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना और इन्होंने सीधा बोलना जब शुरू किया तो टारगेट किया कि इनेलो वालों को तो हुड्डा साहब का फोबिया है, हुड्डा साहब की का जिक्र करते हैं इनेलो वाले। तो बिल्कुल करेंगे भाई, पॉलिटिक्स में है हुड्डा साहब। अगर आपको हुड्डा साहब के जिक्र से इतना तकलीफ है ना, तो हुड्डा साहब को पर्दे में रखिए। मैं हरियाणवी में कहूंगी, जेठ नहीं लगता हुड्डा हमारा। बिल्कुल करेंगे जिक्र, बिल्कुल करेंगे जिक्र, रोज करेंगे उनकी नालायकियों का, उनकी नाकामियों का। मैं आज कहना चाहूंगी, जहां जहां पैर पड़े संतन के वही वही बंटा धार। परसों आए थे शायद हिसार में, जिस दिन हिसार में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसी दिन हिसार शहर का जो प्रत्याशी इनका था, विधानसभा प्रत्याशी रामनिवास राणा, ठीक उसी दिन उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। जहां जहां संत के पैर पड़ते हैं वही वही कांग्रेस का बंटाधार करते हैं। हम क्यों ना करें जिक्र? इनके जो कैंडिडेट थे विधानसभा में, कितने दिन हुए अभी विधानसभा चुनाव को, हर हलके के अंदर जो कैंडिडेट थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमें तो कांग्रेस ने ही हरा दिया, विपक्ष में कहां दम था। अरे भैया, विपक्ष की जरूरत कहां पड़ेगी जब कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस के दुश्मन बैठे हैं और ये कहते हैं कि हमारे हुड्डा साहब का जिक्र मत करो। बुर्का पहना दीजिए हुड्डा साहब को, जब तक राजनीति में है जिक्र होगा, वो एक पब्लिक फिगर है, जिक्र होगा। और और उसके बाद इन्होंने कहा कि भाजपा के नेता प्रचार में जाते हैं, तो क्या, तो आप कांग्रेस को सोचना चाहिए कि आप भाजपा की प्रमोशन करने के लिए डिबेट में बैठे हो क्या? अरे एक पॉलिटिकल पार्टी प्रचार के लिए तो जाएगी,
इन्होंने सिहाग साहब ने कहा नहीं, उनको मंत्री के जाने पे आपत्ति है, उनको मंत्री के जाने पे आपत्ति है। जब आप बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोली। एक मिनट रुकिए। नहीं अनु, मैं बता दूं, उनको मंत्रियों के जाने पर आपत्ति है। नहीं, कोई नेता दिल्ली प्रचार करने नहीं गया, दिल्ली प्रचार नहीं करने गए तो भरला ना जोड़ी दिल्ली, भरली ना जोड़ी दिल्ली में प्रचार करने नहीं गए, तभी तो ये नतीजे आए हैं, 0। आप इनेलो पे बड़ा टोंट मार देते हो कि इनेलो क्यों हुड्डा का जिक्र करती है, इनेलो इलेक्शन लड़ती है तो कांग्रेस को नुकसान हो जाता है। लेकिन आपको बता दें, आप जब दिल्ली में इलेक्शन लड़ते हो तो आम आदमी पार्टी को भी नुकसान हो जाता है। वहां तो आप कहते हो कि कांग्रेस कोई एनजीओ नहीं है। अगर कांग्रेस कोई एनजीओ नहीं है तो इनेलो भी कोई एनजीओ नहीं है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, पूरे दमखम से राजनीतिक भागीदारी करेंगे, और अगर कांग्रेस चाहती है कि नुकसान से बचे तो अपनी हरकतें सुधारे। हर बात के लिए इनेलो को ब्लेम करना ठीक नहीं है। आप अपनी पार्टी की हरकतें देखिए, कहां संतन के पैर पड़ रहे हैं और कहां बंटाधार कर रहे हो आप लोग। अनुसूरा, डोंट मेक दिस डिबेट सो इंटरेस्टिंग। आपने, चलिए चौहान साहब, मुझे ये बताएं कि ये देखिए, हाँ बात पूरी करनी। आज अनु जी ने जो चौके छक्के मारे हैं, मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। और पक्की बात है, मतलब भाई उड्डा तो लोग का जेब थोड़ी है, ये उसका जिक्र ना करें, विपक्ष का भी कोई जेब लागदा भाई जिक्र तो होगा ही। अजीबो गरीब गैर राजनीतिक बातें कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। ये कहते हैं प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता का जिक्र ना करें। भाई जिक्र ना करें तो और क्या करें? फिर ये कहते हैं सरकार के एक मिनट रुक जाइए प्रोफेसर, वो कह रहे फोबिया है। चौहान साहब, वो ये कह रहे फोबिया है आप लोगों को। फोबिया तो हुड्डा जी को शैलजा का है और शैलजा जी को हुड्डा का है, और शैलजा और हुड्डा दोनों का फोबिया सुरजेवाला को है, और सुरजेवाला, शैलजा और हुड्डा का फोबिया किरण चौधरी का था, किरण चौधरी को था, और इन चारों का फोबिया कुलदीप बिश्नोई को था। अब रुक जाइए, अब एक वीरेंद्र सिंह। एक कांग्रेस के नेताओं और प्रवक्ताओं के बयान इस बात को प्रमाणित करने के लिए काफी हैं कि कांग्रेस का सियासी मस्तिष्क, उसका ढांचा हिल गया है। चुनाव के बीच में आके भी प्रदेश के इनके सबसे बड़े नेता कह रहे हैं कि ईवीएम पे क्यों नहीं, ईवीएम के बजाय बैलेट पे क्यों नहीं हुआ। आपकी डिबेट में बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हमारे बड़े राजनेता, जो कि संयोग से मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो चुनाव प्रचार करने न जाएं। फिर ऊपर से एक और ज्ञान दे दें, गजब का ज्ञान है कि उनको वेतन नहीं लेना चाहिए इस दौरान। भाई आप सत्ता में रहे हो, प्रमाणित कर दीजिए, ले आइए दस्तावेज कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, उससे पहले कांग्रेस की जो सरकारें रही, उस दौरान चुनाव जब हुए, जहां जहां जितने दिन चुनाव चला, उतने दिन कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने, नेताओं ने, मंत्रियों ने वेतन नहीं लिया। कैसी कपोल काल्पनिक निराधार बातें करना चाहते हो आप, या कर रहे हो? अगर आप ऐसी बातें कर रहे हो, इसमें आपका दोष नहीं है। असल मसला यह है कि इनके पास, वरुण भाई, इस समय कहने कहलवाने को कुछ है नहीं, इसलिए बौखलाहट में अनाप शनाप आई बाई बोलना क्या कर रहे हैं इसमें हरियाणवी में, इसी कारण से ये आई बाई बोल रहे हैं। और एक ये कह रहे हैं कि भाई फलाने को शामिल क्यों करवा लिया, तो ये क्यों आ गया, वो क्यों आ गया हमारे यहां। भाई साहब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए नेतागण अलग अलग दलों के, या वो जो हमसे बिछुड़ गए थे किसी कारण से, वो सब हमारे यहां आने के लिए दरवाजे पर कतार में खड़े हैं, लालायित हैं। तो हम विचार करके जिनको आ जाना चाहिए उनको ला रहे हैं। ये हमारी पार्टी का निर्णय है, हमारी पार्टी की नीति पर निर्भर करता है। आपकी दुर्दशा ये है कि आपके यहां भगदड़ है, आपके बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता वो कांग्रेस की दुर्गति से परेशान होकर आपकी गाड़ी से, आपकी नौका से छलांग लगा रहे हैं। उनको लगता है कि यहां बैठे रहे, यहां पड़े रहे तो सड़ोगे, डूबोगे, कोई राजनीतिक भविष्य उनको दिखाई नहीं देता। ऐसे राजनीतिक दल की जब स्थिति हो तो मैं योगेश सिहाग को माफ कर सकता हूं, वो व्यक्तिगत हमले करें, कोई आई बाई बोलें, उनकी दशा पर, उनकी मनोदशा पर तरस खाया जा सकता। और मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी से, ये हालत केवल योगेश भाई की नहीं है, इनकी टॉप लीडरशिप की है। आप देखो वरुण भाई,
ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसका टॉप लीडर राहुल गांधी वो ये कह देता है वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। शेम, शर्मनाक। भारत का राजनेता, भारत के राजनीतिक दल का नेता जिसके नाम में इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखा हुआ है, वो अगेन और वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। चलिए ठीक है, निकाय चुनाव पर लौट रहे हैं। ठीक है योगेश याग भाई, ये आपको ऐसा लगता है कि आप दो प्रवक्ताओं से जूझ रहे हैं, आपके साइड कोई नहीं ले रहा? मैं वही बात बोलना चाह रहा था वरुण जी। मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं। वैसे तो देखिए ये बात जग जाहिर थी, परंतु अब तो बिल्कुल पिछले काफी डिबेट में के माध्यम से मैं और दर्शकों तक ये बात पहुंच ही रही है कि देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी जो छोटी मोटी पार्टियां इनेलो या जो जेजेपी है, ये तो बिल्कुल ओपन एक साथ आए हुए हैं। ये पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत शर्माते तो थे। कहीं वसीयत में थोड़े लिखा कांग्रेस के साथ ही खड़े होना है दूसरी हर दूसरी पार्टी को। ये तो विपक्ष का क्या काम होता है वरुण जी? विपक्ष का काम होता है सरकार की नाकामियों को उजागर करना। आप सवाल उठाते हैं इनेलो पे, इनेलो आपको घेरती है। इनका ध्यान तो हर समय हुड्डा साहब का फोबिया में रहता है, व्यतीत होता है इनका हर समय। तो आप देखिए इनका, ये मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और चैनल का भी। दर्शकों को ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जो हम बात कहते थे ये बिल्कुल बिल्कुल मिले हुए लोग हैं। और आप देखिए, और हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, जनता ने देख लिया हरियाणा में, क्योंकि अब दो ही पार्टियां हैं और वो जनता ने देख लिया। हमारी 37 विधायक हैं। एनएलडी तो ये कहती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी से मिले हुए हैं। देखिए वो अगर 37 विधायक है हमारे, तो वो इस तरह मिले हुए से तो आपकी तरह दो पे रह जाते। अगर हम मिले हुए होते तो वो जनता ने फैसला दे दिया। कौन मिला हुआ था जिसने गठबंधन में चुनाव लड़े? और आज जो बिल्कुल जो स्पष्ट रूप से आपने भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े, अभी उन्हें कोसना भी शुरू किया, कैसी बात करते हैं? देखिए आम आदमी पार्टी के साथ हमने इंडिया अलायंस में बिल्कुल गठबंधन में चुनाव लड़ा था। और क्यों लड़ा था? वो इसलिए लड़ा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो संविधान को समाप्त करना चाहती थी और वो बिल्कुल उस गठबंधन से बहुत फर्क पड़ा। इनका 400 पार का नारा चूर चूर हो गया। आज ये कहां खड़े हैं? नीतीश कुमार को स्पेशल बिहार के लिए पैकेज देना पड़ता है, वहां आप देखिए आंध्र प्रदेश में आज ये दबाव में काम कर रहे हैं। तो ये एक हेल्दी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है। और वरुण जी एक और बात पे मैं आता हूं, जो ये बात कहते हैं कि हम प्रचार में, हम महीना महीना कभी यूं प्रचार में अगर इनके पास कोई सबूत है वो दे दे। ये तभी तो अनुसूरा कह रही है झोली भर लाए आप, आपने प्रचार नहीं किया तभी तो झोली भर के लाए हो। बैठी है सारा सरकारी काम छोड़ के, आप सरकारी काम कीजिए, आपको जिम्मेदारी दी है जनता ने, और आप चुनाव, फिर बिहार का चुनाव आ जाएगा। सर आपके नेता को तो दिल्ली में स्टार प्रचारक भी नहीं बनाया ना। हाँ जी, हरियाणा के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को तो कांग्रेस ने दिल्ली में स्टार प्रचारक भी नहीं बनाया, प्रचार के लिए भी नहीं बुलाया। दीपेंद्र हुड्डा जी बिल्कुल स्टार प्रचारक थे। उन्होंने, मैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर रहा हूँ भाई साहब, 2 बार के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के सर्वमान्य सबसे बड़े हरियाणा के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दिल्ली में प्रचार भी नहीं कराया। जब भी तो बार बार इनके अंदर एक खौफ है। एक और बात मैं लौटता हूँ जल्दी से जल्दी। बिल्कुल वरुण जी, देखिए मैं जल्दी में बिल्कुल लौट रहा हूं। ये जो वीरेंद्र चौहान जी कहते हैं, ठीक है, ये कैमरे के सामने स्वीकार ना कर सके। मैं एक बात और बड़ी बेबाकी से कहता हूं, हरियाणा की राजनीति को तो भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, उसको समाप्त कर दिया है। इनका तो एक ही फार्मूला है। आज जब 1 साल के बाद, 2 साल बाद इनका नेता, जब वीरेंद्र चौहान का ये लगेगा कि इसका जनता में या कहीं ये खत्म होता जा रहा है और योगेश सिंह का अस्तित्व बढ़ गया, ये इनकी तो नीति है कि बड़े नेता को तोड़ो, पिछले को फेंको। तो इन्होंने तो हरियाणा में भाजपा के कार्यकर्ताओं को घर बैठा दिया है। मैं ये बात मैं नहीं कह रहा, इनके नेता कहते हैं। और ये एक और बात बताता हूं, इनके नंबर 2 के मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगाए तो उन्हें नोटिस दे देते हैं। लोकतंत्र है आपकी पार्टी में जी। आप निगम चुनाव की लाइन नहीं लेते, विपक्ष की लाइन नहीं लेते भाई आप। आरोप चौहान साहब जल्दी रिएक्शन लेना है। विपक्ष की लाइन नहीं लेते आप लोग आजकल।
योगेश जी ने ये कहा, अभी अभी योगेश जी ने कहा कि भाजपा तो जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको घर बिठा रही है और नए लोगों को जोड़ रही है। तो जो पुराने जिनको घर बिठा रही है उनको तुम जोड़ लो। हुड्डा साहब और शैलजा जी क्या कर रही हैं? तुमसे कुछ होता है कि नहीं होता? हिम्मत है तो जोड़ो ना। हमारे तो 39% वोट ले आए दे के एक बात, ले दे के कांग्रेस के पास एक बात है कि इनेलो तो भाजपा के लिए सॉफ्ट है, भाजपा को फायदा हो जाता है इनेलो से। तो मेरे को एक बात बताइए आप, हमने तो कोई गठबंधन भाजपा के साथ नहीं किया, लेकिन जिस आम आदमी पार्टी को गाली देते नहीं थकते कांग्रेसी, उसके साथ कभी तो आप इंडिया अलायंस बनाते हो, कभी उसके साथ आप लड़ाई करते हो। आपकी तरफ दीन ईमान नहीं बेच रखा इनेलो ने, जो स्टैंड है स्पष्ट है। ये वही केजरीवाल है जो शीला दीक्षित के खिलाफ इतने एक कट्टा कागज लेके घूमते थे और जिसने बेड़ा गर्क कांग्रेस का किया, उसी केजरीवाल के साथ आप हाथ मिलाते हो अपनी अपनी गर्ज में। और मैं ये भी बता दूं, क्योंकि हम हरियाणा के हैं, तो आप ये कहते हो कि हरियाणा में हमने एक सीट लोकसभा की दी ताकि विपक्ष इकट्ठा हो जाए। विपक्ष तो आपको इकट्ठा करना ही नहीं था, हमने दिया था आपको न्योता कि अगर भाजपा के खिलाफ विपक्ष इकट्ठा होता है तो इनेलो भी उसमें शामिल होगी। उस टाइम तो कांग्रेस के मुंह में दही जम गई। इन्होंने गठबंधन किया केजरीवाल के साथ, और केजरीवाल के साथ भी गठबंधन क्यों किया वो मैं बताती हूँ। रड़क निकालने के लिए। कौन सी सीट दी गई? कुरुक्षेत्र सीट। किसकी रड़क निकालनी थी? हुड्डा साहब ने। हम सिहाग साहब राजनीति ही देख रहे हैं दिन रात। ये जो राजनीति हुड्डा साहब कर रहे हैं, ये बहुत निचले स्तर की राजनीति है, इससे प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए हुड्डा साहब पे गुस्सा आता है, इसलिए हम हुड्डा साहब का जिक्र करते हैं। कब करी आपने आप चौहान साहब 40 सेकंड लीजिएगा बस। देखिए, कुल मिलाकर हरियाणा की राजनीति में एक बात तो ये साफ है कि चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, चाहे कांग्रेस हो, या कोई और छोटे मोटे जो राजनीतिक दल हैं, उनमें से किसी एक में ये साहस नहीं है फिलहाल आज के दिन कि वो भारतीय जनता पार्टी का अकेले सामना कर सके। साहस भी नहीं कर पा रहे सामने खड़े होने का। और दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में राजकाज की संस्कृति में जो बदलाव किया है, विकास के जो नए मानदंड स्थापित किए हैं, और शासन में, प्रशासन में, नियुक्तियों में पारदर्शिता का जो क्रम हम लेकर आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गजब का विस्तार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है, उसी के कारण हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हरियाणा की जनता स्थानीय निकाय के चुनावों में भी इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। और जनता के भाजपा के प्रति इसी विश्वास के कारण हमारे विपक्षी वो बौखलाहट की सारी सीमाएं पार करते हुए आपको दिखाई देते हैं। ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिन पर अकेले में वो खुद भी बाद में सुन लें तो उनको हंसी आएगी। छोटे से लेकर के बड़े से बड़े इनके नेता वो हताशा की मुद्रा में है, निराशा के मोड में है, और आने वाले लंबे समय तक हरियाणा में प्रतिपक्ष को तंद्रा से या अर्धमूर्छा की जो उसकी स्थिति है उससे निकलने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी, जोर लगेंगे। अभी ये उससे निकलने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव है वरुण भाई, इसमें इनको एक इंजेक्शन और लग जाएगा तो ये अर्धमूर्छा जो इनकी है, तंद्रा जो है, ये पूर्ण मूर्छा में परिवर्तित हो सकती है और ये अच्छी गहन निद्रा में लंबे समय के लिए निकाय चुनाव से जुड़ा ये सियासी अखाड़ा चलता रहेगा। और क्योंकि अब चुनाव नजदीक है तो बयानबाजी का सिलसिला भी तेज होगा। हम आपसे मिलने आते रहेंगे। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।